बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़िज़िक्स की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है टर्निंग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। इस वीडियो में चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि MCQs, फिर इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर B शॉर्ट क्वेश्चन, पार्ट नंबर C कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन और पार्ट नंबर D कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन, इनको कंप्लीट कर लिया हुआ था। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में न्यूमेरिकल करते हैं, और फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल है अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कार्ट, कि एक कार्ट पर फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और उसका एंगल जोन है वो है 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होती है ये जो लाइन ड्रा हुई है, इस तरह की लाइन को, इस तरह की डायरेक्शन को कहा जाता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और सीधा इस तरह की लाइन को कहा जाता है वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री के साथ इतनी फोर्स लगाई जा रही है। फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स के एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले इसका डाटा लिखते हैं कि फोर्स कितनी है 200 न्यूटन। तो मैं लिख लूँगा मेरे पास फोर्स है गिवन 200 न्यूटन। और एंगल कितना है 30 डिग्री, वो मैंने लिख लिया है 30 डिग्री, और एंगल को डिनोट किया जाता है थीटा से। एक्स वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं फोर्स के, तो इनको डिनोट किया जाता है फोर्स के कंपोनेंट एक्स, ये फाइंड करना है, और वाई कंपोनेंट फोर्स का कंपोनेंट एफ वाई, ये मैंने फाइंड करना है। तो इनके फार्मूले जोन से हैं आपकी बुक पर पेज नंबर 85 पर जो टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें ये लिखा हुआ है एफ एक्स का फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एफ वाई का ये लिखा हुआ है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो सबसे पहले ये वाला एफ एक्सिस फाइंड कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में मैं लिखूंगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ये एफ एक्स फाइंड करना है, वो वैसे ही एफ की वैल्यू ये है 200 और थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री। तो ये मैं पुट करूँगा, एफ की जगह आ जाएगा 200 कॉस 30 डिग्री, वैसे ही ये 200 वैसे ही आ जाएगा। आप कैलकुलेटर पे जब करेंगे cos 30 तो उसकी वैल्यू आएगी 0.866। फिर इनको जब आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 173.2 एफ एक्स। वैसे ही फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो यहाँ पे न्यूटन लगा देंगे। ये मैंने एफ एक्स फाइंड कर लिया है। अब इससे नेक्स्ट एफ वाई, वाई का कंपोनेंट फाइंड करना है फोर्स का। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अभी आगे फार्मूला ये देखा है। अगेन फोर्स कितनी है 200, तो फोर्स की जगह आ जाएगा 200, और साइन वैसे ही थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, ये गिवन था 200 एज इट इज़। साइन 30 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो वो आएगी 0.5, ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 100 एफ वाई, ऐसे ही। और फोर्स का यूनिट है न्यूटन, तो ये न्यूटन आ जाएगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 2। अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर एट द नॉब ऑफ अ डोर टू ओपन इट एज शो इन द गिवन फिगर। यानी कि वो कह रहा है कि डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये एक दरवाज़ा है, और इस पर 300 न्यूटन की फोर्स, परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री, यानी कि ये लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन है, तो ये 90 डिग्री है। अब वो कह रहा है ये लाइन है, इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है। इफ़ द नॉब इज़ 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज, हिंज कहते हैं कब्जे को, ये जो कब्जा है कह रहा है इससे ये 1.2 मीटर दूर है जहाँ पर ये दस्तक दी जा रही है, ये जो नॉब है। व्हाट इज़ द टॉर्क अप्लाइड, टॉर्क फाइंड करना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव ये भी बताना है। तो सबसे पहले गिवन डाटा में फोर्स है 300 न्यूटन और 1.2 मीटर अवे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि मेरे पास फोर्स 300 न्यूटन, 1.2 मीटर दूर है, तो मैं लिखूँगा 1.2 मीटर। अब जब टॉर्क की बात आ जाती है तो फिर जो डिस्टेंस है ना उसको आर से डिनोट किया जाता है या एल से। फाइंड क्या करना है, टॉर्क फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फाइंड करना मैंने टॉर्क। टॉर्क का ये सिंबल है, ये मैंने फाइंड करना है। ये मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। आपकी बुक पर पेज नंबर 83 पर ये मूवमेंट ऑफ फोर्स वाला टॉपिक है, इसमें टॉर्क है। तो ये देखें, जब दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस हो और परपेंडिकुलर हो, फिर आर से डिनोट किया जाता है जो कि एल यानी कि लेंथ के इक्वल है। यहाँ पे भी ये देखिए बता रहा है कि एल इज़ इक्वल टू आर, के टॉर्क वाले या मूवमेंट वाले टॉपिक में लेंथ आर के ही इक्वल होती है। और फार्मूला जौन सा है पेज नंबर 83 पर ये लिखा हुआ है
टार्क इक्वल है एफ मल्टीप्लाई एल, लेकिन यहाँ पे लेंथ आर के इक्वल है, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा टार्क इक्वल एफ मल्टीप्लाई आर, टार्क इक्वल है एफ मल्टीप्लाई आर। तो इसमें मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा। फोर्स की वैल्यू है 300 और आर 1.2, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 300 मल्टीप्लाई 1.2। जब इनको मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 360 टार्क वैसे ही, और टार्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर। ये है इसका आंसर, लेकिन स्टेटमेंट में इसने कहा था इसकी डायरेक्शन भी बताएं पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एज डोर विल रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, सो टार्क इज़ पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज मीनिंग क्या है, यानी कि ये घड़ी है, अगर घड़ी की सिमत में ये मूवमेंट करेगा तो वो क्लॉकवाइज होती है, अगर घड़ी के उल्ट करेगा तो वो है एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, ये डायग्राम है। अब मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो दरवाज़ा जोन से वो पीछे की तरफ खुलेगा। जब पीछे की तरफ खुलेगा, अगर मैं यहाँ पे घड़ी ड्रा करूँ तो ये पीछे की तरफ घड़ी की मुखालिफ सिमत है, उल्ट है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आएगी। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो टार्क पॉजिटिव होता है, अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो तो टार्क नेगेटिव होता है। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 3, 2 वेट्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शो इन द फिगर। कह रहा 2 वेट हैं जो कि लटकाए गए हैं मीटर रूल के ऊपर, और डायग्राम में ये दिखाए गए हैं, एक ये वेट है और एक ये वेट है। इफ़ द रूल इज़ बैलेंस्ड एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी। कह रहा है ये जो रूल है ना, ये बैलेंस है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट की वजह से ये बैलेंस है, यानी कि ऊपर नीचे नहीं हो रहा। फाइंड द अननोन वेट, ये जो वेट नहीं दिया हुआ कह रहा है वो फाइंड करें। तो सबसे पहले डाटा लिख लेते हैं कि ये जौन सा वेट है वो है 4 न्यूटन। तो मैं गिवन डाटा में लिख लेता हूँ कि मेरे पास W है 4 न्यूटन। अब मैं W नहीं लिख सकता क्योंकि उसने इसका नाम W दिया हुआ है, तो इसको फिर मैं W1 का नाम दे दूंगा। अब ये जो W1 मैंने कहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से इसका ये जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर। ये W1 है, तो इसको मैं कह दूंगा कि मेरे पास R1 है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से डिवाइड किया जाता है। तो 30 डिवाइडेड बाय 100 जब आप कैलकुलेटर पे करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इस वेट का डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर। तो इसका वेट W है, तो इसका जो सा डिस्टेंस है इसको मैं सिंपल R से डिनोट कर दूंगा कि वो है 40 सेंटीमीटर। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इसको मैंने R1 कहा है, इसको R कह दिया, क्योंकि इसका वेट था W1 तो मैंने R1 कह दिया, इसका वेट था W तो वो मैंने R कह दिया सिंपल। इसको भी मैं अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 40 डिवाइडेड बाई 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मेरे पास R की वैल्यू आ जाएगी 0.4 मीटर। मैंने फाइंड क्या करना है, वेट फाइंड करना है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फाइंड में कि मैंने वेट W जौन सा है ये फाइंड करना है। अब जब मीटर रूल वाला टॉपिक आ जाए तो आपकी बुक पर पेज नंबर 87 पर ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स दिया हुआ है कि जब चीज़ें हैंग की गई हों मीटर रूल के ऊपर तब ये फार्मूला है टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इक्वल टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, और ये इसका फार्मूला है। तो फिर इस लिहाज से यहाँ पे मैं लिखूँगा एज मीटर रूल इज़ बैलेंस्ड, क्योंकि बैलेंस है, ऊपर नीचे मूवमेंट नहीं कर रहा, स्टेटमेंट में गिवन है। सो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इस स्टेटमेंट में क्लॉकवाइज मूवमेंट जब ये अनबैलेंस होगा, या तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा या तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, तो आपकी चॉइस है, चाहे आप इसको क्लॉकवाइज कह दें, इसको एंटी क्लॉकवाइज कह दें, या इसको क्लॉकवाइज कह दें, इसको एंटी क्लॉकवाइज कह दें। तो मैं क्लॉकवाइज इस W1 को क्लॉकवाइज कह दूंगा और W वाले को मैं एंटी क्लॉकवाइज कह दूंगा। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन जौन सी है वो W1 का है मैंने। तो मूवमेंट का फार्मूला फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी किया है, ये था टार्क इक्वल टू F क्रॉस R। अब यहाँ पे फोर्स जौन सी है ना वो वेट को शो करवा रही है। ये देखें, ये इसका वेट नीचे की तरफ है, तो मतलब इस मीटर रूल पर ये इतनी फोर्स लगा रहा है नीचे जाने की तरफ, तो फिर इस वजह से टार्क वेट मल्टीप्लाई आर ये फार्मूला बन जाएगा, फोर्स की जगह वेट आ जाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगी W क्रॉस R, W1 R1 इसको मैंने कहा है, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये है W और इसका डिस्टेंस R था, तो ये आ जाएगा W क्रॉस R। अब इसकी वैल्यूज़ मैं पुट करूँगा, W1 की जगह ये वैल्यू आ जाएगी 4, R1 की जगह 0.3 और R की जगह 0.4। ये आ जाएंगी 4 मल्टीप्लाई 0.3
इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई 0.4, 4 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये आ जाएगी 1.2, 0.4 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू वेट वैसे ही 1.2 डिवाइडेड बाई 0.4, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3, वो मैं लिख लूँगा 3 इज इक्वल टू W वैसे ही, और वेट का यूनिट है न्यूटन, क्योंकि वेट फोर्स को डिनोट शो करवा रही है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 3 न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 4, अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर आइदर एंड, के एक शीशा है उसको बैलेंस किया गया है, दो बच्चे जोन से हैं वो उसके दोनों किनारों पर दोनों एंड पर बैठे हुए हैं। समझ ये एक शीशा है और इसके ऊपर एक ये चिल्ड्रन बैठा हुआ है और दूसरा चिल्ड्रन जोन से है वो यहाँ पे बैठा हुआ, इसको बैलेंस किया गया हुआ है। चाइल्ड ए वेट 30 किलोग्राम एंड सिट 2 मीटर अवे फ्रॉम द पीवट, के सेंटर से लेकर इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये है 2 मीटर, और इस चिल्ड्रन का नाम रख दिया है ए, और इसका वज़न कितना है 30 किलोग्राम। विल चाइल्ड बी वेट 40 किलोग्राम एंड सिट 1.5 मीटर अवे फ्रॉम द पीवट, फिर इस ये जो बी वाला बच्चा है इसका वज़न है 40 किलोग्राम और इसका डिस्टेंस सेंटर से पीवट पॉइंट से है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, के टोटल मोमेंट फाइंड करना है दोनों साइडों का, एंड डिटरमाइन इफ़ द सीसा इज़ इन इक्विलिब्रियम, और बताना है क्या ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डाटा लिख लेता हूँ कि जो चिल्ड्रन ए है इसका वेट है 30 किलोग्राम, किलोग्राम जौन सा है वो मैस का यूनिट है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है, तो मैस एम आ जाएगा 30 किलोग्राम, ये ए है इसको मैं कह देता हूँ 1, और दूसरा है 40 किलोग्राम, M2 इज़ इक्वल टू 40 किलोग्राम। अब सेंटर से इसका डिस्टेंस था 2 मीटर, तो इसको मैंने M1 कहा है तो इसको मैं कह दूंगा R1 इक्वल है 2 मीटर, और M2 वाले को मैं कह दूंगा R2, यानी कि मेरे पास R2 है 1.5 मीटर। अब फाइंड क्या मैंने करना है, फाइंड करना है मैंने ये टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, तो यहाँ मैं लिख लूँगा टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड, ये मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैं लेट कर लूँगा, लेट मोमेंट ऑन साइड ऑफ चाइल्ड ए इज़, कि जो चिल्ड्रन ए है इसका मोमेंट को मैं कह देता हूँ कि ये टा1 है, और जो मोमेंट ऑन साइड ऑफ चिल्ड्रन B2 ये टा2 है। तो फिर इस लिहाज से क्या मैंने फाइंड करना है, मैंने टार को 1 ये फाइंड करनी है और टा2 ये फाइंड करना है। तो इसके सोल्यूशन में अभी पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ किया है कि टार का फार्मूला है वेट मल्टीप्लाई आर। अब टार्क 1 है तो इसको मैं कर दूंगा पहले T1, वेट 1 और R1। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे देखिए वेट है लेकिन यहाँ पे मेरे पास मैस गिवन है किलोग्राम में, वेट का यूनिट होता है न्यूटन। अगर आपकी स्टेटमेंट में यहाँ किलोग्राम की जगह एन लिखा हो न्यूटन और इस भी किलोग्राम की जगह पे एन न्यूटन लिखा हो, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फिर W1 इक्वल है 30 न्यूटन। अगर ये वाले स्टेटमेंट मैं यूज़ करूँगा फिर मेरे पास ये आंसर आएगा। अगर मैं 30 न्यूटन लिखूँ तो यहाँ पे W1 की जगह पे आ जाएगा 30, और R1 कितना है 2, 30 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाएगा 60, और टार का यूनिट है न्यूटन मीटर, फिर ये आंसर आएगा। लेकिन अब स्टेटमेंट में उन्होंने किलोग्राम का है, ये भी किलोग्राम, ये उन्होंने नहीं दिया हुआ। जब ये नहीं दिया हुआ तो फिर मैं ये वेट जो उनसे है वो मैस की जगह पे यूज़ नहीं कर सकूँगा। तो पहले सबसे पहले मैं W फाइंड करूँगा, इसको मैं कह दूँगा कि ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। वेट का फार्मूला है मैस और G यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब W1 फाइंड कर रहा हूँ तो ये भी M1 आ जाएगा। W1 वैसे ही M1 कितना है 30, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई G की वैल्यू है 10, 30 मल्टीप्लाई 10 तो ये आ जाएगी 300। W1 वेट का यूनिट है न्यूटन। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करूँगा कि मेरे पास टा1 है इक्वल 300 मल्टीप्लाई R1 कितना है, ये है 2, तो R1 की जगह पे आ जाएगा 2, 300 मल्टीप्लाई 2 तो वो आ जाएगा 600। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा मेरे पास टा1 आया है 600 न्यूटन। ये फर्स्ट वाला मैंने फाइंड कर लिया, 600 आया है लेकिन यहाँ पे 60 है, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे अगर न्यूटन होगा फिर ये आंसर आएगा, अगर न्यूटन नहीं होगा किलोग्राम होगा तो मुझे पहले वेट फाइंड करना पड़ेगा, उस लिहाज से मेरा 600 आएगा। ये मैंने T1 फाइंड कर ली है। अब टा2 जोन सा वो फाइंड करूँगा, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा टा2 इज़ इक्वल टू अगेन यही फार्मूला, सिर्फ 1 की जगह पे 2 आ जाएगा, W2 R2, ये मैं लिख लूँगा वेट 2 और R2 इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि मेरे पास ये W नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं वेट फाइंड करूँगा, वही फार्मूला W2 इज़ इक्वल टू
mg, तो मैस भी सेकंड वाला आ जाएगा क्योंकि वेट 2 है। यहाँ मैं लिख लूँगा 40 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू है 10, 40 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 400। ये वेट आ गया 400 न्यूटन। इसको अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा कि मेरे पास टार 2 आया है 400 मल्टीप्लाई R2 गिवन डाटा में है 1.5। जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन। ये सेकंड वाला है। दोनों फाइंड कर लिए हुए हैं। अब स्टेटमेंट में देखिए उसने कहा है बताएं कि ये सीसा जोन से है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या नहीं। तो यहाँ मैं लिखूंगा एज बोथ टार्क आर इक्वल, सो सीसा इज इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये भी 600 आया है, ये भी 600 आया है, दोनों इक्वल हैं, तो जिसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में होगा। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 5, अ क्रो बार इज यूज टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शो इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि क्रो बार को यूज़ किया गया है, एक डिब्बा है उसको उठाने के लिए। अब क्रो बार क्या होता है, ये इस तरह की शेप का एक लोहे का बार होता है जिसके ज़रिए किसी चीज़ को उठाया जाता है। इफ़ द डाउनवर्ड ऑफ फोर्स इफ़ 250 न्यूटन का, ये जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है ये है 250 न्यूटन। हाउ मच वेट डज द अदर एंड ऑफ बार, के ये जो बार है इसके दूसरे पर जो वेट है, ये जो वेट है ये कितना है ये मालूम करना है। द क्रो बार इट सेल्फ हैज़ निगलेजिबल वेट, ये जो क्रो बार है जिसे ये उठाया जा रहा है, कह रहा है इसका वजन ऑलमोस्ट ना होने के बराबर है। मैंने इसका ये वेट फाइंड करना है। सबसे पहले मैं गिवन डाटा में लिख लेता हूँ कि ये फोर्स कितनी है 250 न्यूटन। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा फोर्स इक्वल है 250 न्यूटन। और यहाँ पे एक डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि मेरे पास आर डिस्टेंस जोन से है वो है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करना है, 30 डिवाइडेड बाय 100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। आर आ जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 100 0.3 मीटर। दूसरा है 5 सेंटीमीटर। तो अगेन आर मिक्सअप ना हो जाए, इसको मैं कह देता हूँ R1 और दूसरे को मैं कह दूँगा R2। अब ये है 5 सेंटीमीटर। जब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, 5 डिवाइडेड बाय 100 तो वो आ जाएगा 0.05 मीटर। अब मैंने फाइंड क्या करना है कि ये वेट, ये जो ब्लॉक है इसका वेट क्या है वो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिएगा। चलिए पहले मैं लिख लेता हूँ कि मैंने फाइंड क्या करना है, वेट डब्ल्यू जोन से है वो मैंने फाइंड करना है। अब जितना इसका वेट है, यहाँ से जितनी ऊपर फोर्स अप्लाई की जाएगी उतना इसका वेट है, यानी कि इस चीज़ को मैंने उठाना है तो जितना ये ऊपर जाएगा, जितनी ये फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगा उतना ही इसका वज़न होगा। तो यहाँ पे फिर मैं कह देता हूँ कि यहाँ पे वेट जोन से है वो असल में फोर्स है। फोर्स मैंने फाइंड करनी है जिस फोर्स से ये ऊपर उठाया जा रहा है। कॉमन सी बात है, मैंने फोर्स फाइंड करनी है, ये मिक्सअप ना हो जाए फोर्स। इस फोर्स को मैं कहता हूँ F1, तो फिर इसको मैं कह दूंगा F2। अब इसका सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट किस वजह से कि यहाँ से ये देखिए नीचे की तरफ है क्लॉकवाइज, तो ये ऊपर की तरफ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो कि है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पे मैं लिख लूँगा F1 R1 और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट F2 R2। मैंने फाइंड क्या करना है F2, यानी कि वेट फाइंड करना है। तो ये F2 वैसे ही R2 मल्टीप्लाई और इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा और ऊपर ये F1 R1 वैसे ही। F1 की वैल्यू क्या है 250, R1 की वैल्यू है 0.3 और R2 की 0.05, जो मैं यहाँ पे पुट करूँगा। ये वैल्यूज़ आ गई हैं। और F2 जो कि है वेट, वो मैंने फाइंड करना है, वो मैं यहाँ पुट कर लूँगा वेट 250 मल्टीप्लाई 0.3, तो ये आ जाएगी 75 डिवाइडेड बाय 0.05 वैसे ही इज़ इक्वल टू वेट। 75 डिवाइडेड बाय 0.05 तो वो आ जाएगा 1500 और वेट वैसे ही वेट का यूनिट है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 6, अ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पिनर इज़ यूज टू ओपन द नट ऑफ कार। कि एक ये स्पिनर है जिसकी लेंथ है 30 सेंटीमीटर, इसको इस्तेमाल किया है कार का नट ओपन करने के लिए। अब नट ओपन करने के लिए फोर्स ऊपर की तरफ लगाई जाती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इफ़ द टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर इट इज़ 150 न्यूटन मीटर, इतना इसका टॉर्क रिक्वायर्ड, इतनी तो टॉर्क की ज़रूरत है। हाउ मच फोर्स, कितनी फोर्स लगेगी शुड बी अप्लाइड ऑन द स्पिनर इज शो इन द फिगर गिवन वैल्यू। कह रहा है कि ये कार का नट है 30 सेंटीमीटर इसकी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस स्पिनर की जौन सी लेंथ है वो है 30 सेंटीमीटर और इसका टॉर्क जौन सा है उसकी ज़रूरत है 150 न्यूटन मीटर।
कितनी फोर्स मैं लगाऊंगा कि ये नट जोन से है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले गिवन डाटा मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, तो वो आर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसको मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा, 30 डिवाइडेड बाय 100 वो मीटर आ जाएगा, तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा 0.3 मीटर। अब इससे नेक्स्ट 150 न्यूटन मीटर ये टार्क है, तो वो आ जाएगा 150 न्यूटन मीटर। फोर्स फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि मैंने फोर्स फाइंड करनी है। अब इसका सोल्यूशन करूँगा। अभी पिछले न्यूमेरिकल में ये फार्मूला यूज़ किया गया है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस यानी कि आर। अब फोर्स फाइंड करनी है, तो ये आर इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और ये फोर्स वैसे ही। टॉर्क की वैल्यू है 150 और डिस्टेंस 0.3, वो आ जाएगा 150 डिवाइडेड बाय 0.3 इज इक्वल टू एफ। जब इनको मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 500 इक्वल एफ वैसे ही, और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट टेस्ट का मेडिकल नंबर 7, 5 न्यूटन बॉल हैंगिंग फ्रॉम अ रूप इज पुल्ड टू द राइट बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ। कि एक गेंद है, 5 न्यूटन उसका वेट है, उसको लटकाया गया है रस्सी के ज़रिए और राइट साइड पे हॉरिजॉन्टल उस पर फोर्स लगाई जा रही है। राइट साइड मतलब इस साइड पर फोर्स लगाई गई है एफ, और हॉरिजॉन्टल का मतलब है सीधी फोर्स लगाई गई है। द रोप मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द सीलिंग। कि ये सीलिंग के साथ रस्सी एंगल बना रही है 60 डिग्री का, एज शोन फिगर डायग्राम में वगैरह दिखाया गया है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ एंड टेंशन टी। कह रहा फोर्स फाइंड करे और टेंशन इस रस्सी इस स्ट्रिंग में ये जो टेंशन है ये फाइंड करनी है। ठीक है, सबसे पहले 5 न्यूटन इसका वेट है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा वेट है इस गेंद का 5 न्यूटन और एंगल कितना है 60 डिग्री, वो भी मैंने लिख लिया है। अब फाइंड क्या मैंने करना है, फोर्स एफ फाइंड करनी है और टेंशन इस रस्सी में टी ये फाइंड करनी है। अब इस डायग्राम में अगर मैं ये एक सीधी लाइन ड्रा करूं तो ये देखें ये एक राइट ट्रायंगल बन गई है। तो इस जैसा आपकी बुक पर पेज नंबर 85 पे आप ऊपर ये डायग्राम देखिएगा 4.11। जब राइट ट्रायंगल आ जाए तो फिर मैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करके कर सकता हूँ। अब ये देखें ये डायग्राम, मैं इसको दोबारा यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन में कि ये मैंने जब इस तरह ड्रा की है तो ये एक डायग्राम बन गई है। अब इस लिहाज से ये टेंशन टी है, ये एफ है, तो वाई एक्सिस वाला एफ वाई और एक्स एक्सिस वाला एफ एक्स। तो इसमें मैं कर लेता हूँ कि ये टी है, तो एक्स एक्सिस वाला ये मेरे पास आ जाएगा टी एक्स और ये मेरे पास आ जाएगा टी वाई। अब अगेन देखिए इससे मैं कंपेयर करके आपको सिखाने लगूँ, आपने समझना है। एफ एक्स किसके इक्वल है, एफ कॉस थीटा, यानी कि एफ एक्स इक्वल आ जाएगा ये एफ और कॉस थीटा। और फिर इस लिहाज से ये टी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला टी और कॉस थीटा। यहाँ पे एंगल थीटा था लेकिन यहाँ पे 60 है, तो ये आ जाएगा टी कॉस 60 डिग्री। अब इसमें टी व एफ वाई वो इक्वल है एफ साइन थीटा, यानी कि ये वाला एफ और साइन और ये थीटा। तो इस लिहाज से ये टी वाई आ जाएगा ये वाला टी और साइन एंगल 60 है, तो वो साइन 60 डिग्री में लिख लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसके सोल्यूशन में पहले फिर मैं लिखूँगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, अब ये डायग्राम देखिए, हॉरिजॉन्टल इसका ये था एक्स एक्सिस वाला, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वाला आ जाएगा, वो क्या है टी एक्स। मैं यहाँ पे लिख लूँगा टी एक्स इक्वल है टी कॉज 60 डिग्री। अब ये देखिएगा ये है एक्स एक्सिस जो कि मैंने कहा है टी एक्स इक्वल टू टी कॉस 60। अब ये भी एक्स एक्सिस के इक्वल ही है, तो टी एक्स एफ के इक्वल है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा फिर टी एक्स जोन से है वो एफ के इक्वल है, तो एफ आ जाएगा ये वैसे ही टी कॉस 60 डिग्री। अब अगेन देखें मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अब मैं ना वर्टिकल कंपोनेंट वाला लिखने लगा हूँ। वर्टिकल कंपोनेंट है टी वाई इज इक्वल टू टी साइन 60, मैंने वैसे लिख लिया। अब ये देखें ये वर्टिकल आ गया है टी वाई, लेकिन ये जो बॉल है इसका वेट किस तरफ है, बॉल का वेट नीचे की तरफ है, तो टी वाई वो डब्ल्यू के इक्वल है, तो टी वाई यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट की जगह फिर मैं लिख लूँगा मेरे पास वेट है टी साइन 60 डिग्री। वैसे ही इस इक्वेशन को मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2।
इस इक्वेशन को मैं ऐसे ही सॉल्व कर लूँगा क्योंकि मेरे पास वेट की वैल्यू है W इक्वल है 5 न्यूटन। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5 इक्वल टी, वैसे ही कैलकुलेटर पे आप करेंगे साइन 60 तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.866। टी मैंने फाइंड करना है क्योंकि ये देखें टी मैंने फाइंड करना है, तो ये 0.86 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.866 इक्वल टी। वैसे ही कैलकुलेटर पे जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.77 और टी टेंशन। वैसे ही अब 5.77 वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 5.8 और ये टेंशन वैसे ही, और टेंशन का यूनिट है न्यूटन। ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब मैंने दूसरी चीज़ क्या फाइंड करनी है, फोर्स। तो अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 में ये एफ गिवन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 1 जो कि इक्वल है एफ इज़ इक्वल टू टी कॉस 60। यहाँ पे मैं लिख लूँगा टी कॉस 60 डिग्री। फोर्स वैसे ही टी टेंशन अभी फाइंड किया ये 5.8, तो मैं लिख लूँगा 5.8 और cos 60 कैलकुलेटर पर जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5.8 के साथ 0.5 को तो आपके पास आ जाएगा 2.9 और फोर्स का यूनिट है न्यूटन। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका न्यूमेरिकल नंबर 8। ये न्यूमेरिकल आपको मैं 2 मेथड से करवाऊंगा, जो आपको इजी लगे आप वो कर लीजिएगा। फर्स्ट वाला ज़्यादा आसान है, वो करते हैं पहले। अ साइन बोर्ड इज सस्पेंडेड बाय मीन्स ऑफ 2 स्टील वायर्स एज शो इन द गिवन फिगर। कह रहा है ये एक साइन बोर्ड है जिसको 2 स्टील की तारों के साथ, एक ये वाली है और एक ये वाली, इसको इनकी मदद से लटकाया गया हुआ है। कह रहा है डायग्राम में दिखाया गया है, ये लिखा है इफ़ द वेट ऑफ द बोर्ड इज़ 200 न्यूटन, कि इस बोर्ड का जौन सा वेट है वो 200 न्यूटन है। व्हाट इज़ द टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक ये रस्सी है एक ये रस्सी है, इनमें टेंशन कितनी है वो फाइंड करनी है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले मैं ये लिख लूँगा कि मेरे पास वेट है 200 न्यूटन। फाइंड मैंने क्या करना है, टेंशन फाइंड करनी है, T1 फाइंड करना है और T2 फाइंड करना है कि ये रस्सियों के ऊपर ये जो टेंशन है, अकराव है जो, ये मैंने फाइंड करना है। तो इसका सलूशन करता हूँ मैं। अब ये चीज़ आप समझिएगा कि ये दीवार है, इसके साथ एक ये रस्सी है, वायर है और एक ये तार है। इन तारों की मदद से ये चीज़ लटकी हुई है। अब समझने वाली जो सादा सी ये बात है कि इन दोनों रस्सियों ने ये चीज़ उठाई हुई है, तो यानी कि टेंशन 1 और टेंशन 2 दोनों तारों जो सी हैं वो इक्वल हैं, इसके वेट यानी कि इसका जो वज़न है उसके बराबर है। फिर ही इन तारों ने इस साइन बोर्ड को उठाया हुआ है। अब ये दोनों जो सी वायर्स हैं ना, ये बराबर जोर लगा रही हैं, फिर ही इन्होंने इस साइन बोर्ड को उठाया हुआ है। अगर बराबर जोर लगा रही हैं तो फिर T1 इक्वल आ जाएगा T2 के। यहाँ पे मैं लिख लूँगा हेयर T1 इक्वल है T2 के, तो इस T1 की जगह पे मैं T2 पुट कर दूंगा, तो इस T1 की जगह पे आ जाएगा T2 प्लस ये T2 वैसे ही आ जाएगा, और वेट जो कि गिवन है, वेट कितना है 200, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 200। T2 प्लस T2 तो ये आ जाएगा 2, T2 इज इक्वल टू 200। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 2, तो T2 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 100 न्यूटन। ये मैंने फाइंड कर ली है। अब T2 किसके इक्वल है, T1 के। T2 200 है तो T2 T1 के इक्वल ही है, तो T1 भी आ जाएगा 100 न्यूटन। ये है इसका आंसर। ये देखिए ये गिवन भी है 100 न्यूटन, 100 न्यूटन। ये मैंने फाइंड कर लिया है। अगर आपने इस तरह सॉल्व नहीं करना तो मैं आपको एक और मेथड से करवा देता हूँ, टेंशन वाले फार्मूले से। ये है दूसरा मेथड। गिवन डाटा वही है, फाइंड भी वही करना है, लेकिन इसका सॉल्यूशन का मेथड चेंज है। पहले मैं लिखूंगा फॉर हॉरिजॉन्टल फोर्स। हॉरिजॉन्टल होती है एक्स एक्सिस वाली फोर्स के, यहाँ से भी कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रही, यहाँ से भी कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही, तो वो हॉरिजॉन्टल एफ एक्स जोन से है फोर्सेस वो जीरो आ जाएंगे। और वर्टिकल फोर्सेस इस तरह वाली फोर्सेस, वर्टिकल फोर्सेस एक देखें, ये फोर्स है, एक ये फोर्स है और एक ये नीचे की तरफ है, तो मैं लिख लूँगा T1 प्लस T2, यानी कि ऊपर की तरफ जो फोर्स लगा रही है उनका सम T1 प्लस T2, और ये इसकी डायरेक्शन उल्टा है, नीचे की तरफ है इसकी डायरेक्शन, तो वो माइनस वेट जो कि है 200, वो माइनस वेट लिख दिया। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मैंने T1 भी फाइंड करना है, T2 भी फाइंड करना है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब मैं क्या करने लगूँ, मैंने कहा लेट बी इज़ द पॉइंट ऑफ रोटेशन, कि इसको मैंने ज्यूम कर लिया सेंटर वाला पॉइंट O है, T1 वाला पॉइंट A है और T2 वाला पॉइंट B है। मैंने कह दिया कि पॉइंट बी से जोन से ये रोटेशन करने लगी है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट यानी कि पीवट वाला जोन है, सेंटर वाला पॉइंट पहले O था, अब मैंने कह दिया है
कि ये सेंटर वाला सारा वेट इस पर आ गया है, इस पॉइंट बी पर। तो ये बी से लेकर ए तक डिस्टेंस फिर ये 4 हो जाएगा, क्योंकि अब सेंटर वाला पॉइंट तो ये हो गया, तो 2 + 2 वो आ जाएगा 4। अब ये देखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट के लिहाज से क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, यानी कि टा 1 इक्वल है टा 2। तो वो फोर्स, अब ये टा 1 ये सारा डिस्टेंस ये वाला है, फोर्स ऊपर की तरफ है तो वो है T1, उसको कहा है नाम, लेट कर दिया है किसका नाम, टेंशन का T1 रख दिया है, और इसका डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो T1AB, ये देखिए T1AB, ये मैं समझाता हूँ आपको पहले अगले पेज पे। ये T1 वैसे ही AB मैंने कहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो है 4, तो वो मैंने एक बी की जगह 4 लिख दिया है। अब दूसरा, अब ये T2 ये है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो कि नीचे की तरफ है। अब ये मैंने कहा हुआ है पॉइंट ऑफ रोटेशन कहाँ पे है, बी पर, तो सारा वजन भी फिर बी पर चले जाएगा। तो इस पॉइंट बी पर नीचे की तरफ जौन सी डायरेक्शन है वो है इसका वेट, वो आ जाएगा वेट। और ओ बी यानी कि इसका डिस्टेंस जौन सा है ओ बी आ जाएगा, और ओ बी कितना है 2। तो मैं डब्ल्यू की जगह पे क्या है, ये गिवन है वेट 200 है, तो इस वेट की जगह पे आ जाएगा 200। और ओ बी, इस ओ से लेकर बी तक डिस्टेंस 2 है, तो वो मैंने 2 लिख दिया है। 200 मल्टीप्लाई 2 वो आ जाएगा 400, और 4 मल्टीप्लाई T1 वो आ जाएगा 4T1। 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया 400 डिवाइडेड बाय 4, तो वो आ जाएगा 100 न्यूटन। अब ये मेरे पास टेंशन T1 आ गया है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। T1 की जगह आ जाएगा 100 प्लस T2 माइनस W, वैसे ही ये लिखा है 100 प्लस T2 माइनस वेट, वेट 200 गिवन है, तो इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी है। 100 माइनस 200 वो आ जाएगा -100। ये नेगेटिव का जब इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, ये है इसका आंसर। दोनों मेथड से करवा दिए, जो आपको आसान लगे वो आप कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 9। वन गर्ल ऑफ 30 किलोग्राम मैस सिट 1.6 मीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ अ सीसा। Another girl of mass 40 kilogram wants to sit on the other side so that the seesaw may remain in equilibrium. How far away from the axis the other girl may sit? मैं आपको ना डायग्राम से समझाता हूँ। वो कह रहा है ये एक शीशा है, इसके ऊपर एक लड़की बैठी है, एज्यूम कर लेता हूँ ये लड़की है, और इसका वज़न है 30 किलोग्राम, और इसका डिस्टेंस है 1.6 मीटर इसके पीवट पॉइंट से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये मैं लिख दूंगा 1.6 मीटर। कह रहा दूसरी साइड पर भी एक लड़की बैठी है, और वो कहाँ पर बैठेगी, यानी कि उसका डिस्टेंस कितना होगा ये मैंने फाइंड करना है। कहाँ पर बैठेगी जबकि इसका वज़न है 40 किलोग्राम, ये कहाँ पर बैठेगी कि ये इक्विलिब्रियम रहे, ऊपर नीचे ना हो, यानी कि ये ऊपर नीचे ना हो, एक ही डायरेक्शन में रहे, कितनी दूर बैठेगी वो मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो गिवन डाटा में सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि मेरे पास मैस 1 जौन सा है वो है 30 किलोग्राम, और दूसरी लड़की का मैस वो मैं कह दूँगा M2 इक्वल है 40 किलोग्राम। अब डिस्टेंस ये दिया हुआ है M1 के लिहाज से डिस्टेंस, तो ये मैं कह दूँगा R1 इक्वल है 1.6 मीटर। ये डिस्टेंस कितना है वो मैंने फाइंड करना है, तो मैंने फाइंड करना है R2। इस तरह का न्यूमेरिकल अभी आगे भी किया है, तो इसके सोल्यूशन में अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जो कि है क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो क्लॉकवाइज एज्यूम कर लेता हूँ मैं कि ये नीचे की तरफ है क्लॉकवाइज, और ये ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। वो आपकी चॉइस है, चाहे इसको एंटी क्लॉकवाइज कर लें, इसको क्लॉकवाइज कर लें, इससे कुछ नहीं है, गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसके सोल्यूशन में मैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्लॉकवाइज इक्वल एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज कहा है W1 R1 इक्वल W2 R2। अब मैंने फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है मैंने R2 फाइंड करना है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके ये डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ ये W1 R1 वैसे ही। अब मैंने यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, ये है W1 और W2, लेकिन मुझे गिवन क्या है, M1 और M2 गिवन है, वेट नहीं गिवन, मैस गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, और मैं वेट फाइंड कर दूंगा। मुझे फार्मूला आता है, आगे भी ऐसे किया है कि वेट इक्वल है मैस और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। पहले W1, तो मैं W1 और मैस भी M1 कर लूँगा, बिल्कुल ऐसे ही फार्मूला है W इक्वल mg, तो ये वेट 2 और मैस भी सेकंड वाला, ये W1 वैसे ही M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू गिवन है, ये है M1 30 और M2 40, तो यहाँ पे M1 की जगह पे आ जाएगा 30 और M2 की जगह पे आ जाएगा 40। G की वैल्यू है 10 और यहाँ भी G की वैल्यू 10,
30 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 300 और 40 मल्टीप्लाई 10 वो आ जाएगा 400। वेट, इस वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पे भी मैं न्यूटन लिख दूंगा। अब ये W1 की वैल्यू पुट करूँगा, W2 की वैल्यू पुट करूँगा और R1 जो कि ये गिवन है 1.6 मीटर वो यहाँ पे मैं पुट करूँगा। ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर ली हैं। अब जब मैं 300 को 1.6 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 400 वैसे ही इज़ इक्वल टू R2। जब मैं इनको डिवाइड करूँगा कैलकुलेटर पे तो मेरे पास आ जाएगा 1.2 और ये R2 और इसका यूनिट है मीटर। कि इतना दूर लड़की जौन सी है वो बैठेगी 1.2 मीटर, तो ये सीसा बैलेंस रहेगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में रहेगा। ये था इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल नंबर 10, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ऑफ एज शो इन द गिवन फिगर। कह रहा है कि टेंशन फाइंड करनी है इन सारी स्ट्रिंग में जितनी भी है। इफ़ द ब्लॉक वेट 150 न्यूटन, यानी कि ये जो ब्लॉक है इसका वेट कितना है वो है 150 न्यूटन। फाइंड मैंने क्या करना है टेंशन, तो मैं कह देता हूँ कि मैंने T1 टेंशन फाइंड करनी है और T2 ये फाइंड करनी है। यानी कि एक ये रस्सी है इसकी टेंशन ये मैंने फाइंड करनी है और एक ये है इसकी मैंने फाइंड करनी है T2। एज्यूम कर लिया है कि ये T1 है और ये T2। अब इसके सोल्यूशन में जिस तरह आगे एक न्यूमेरिकल किया है समझ ले, यहाँ पर मैं एक वैसे ही लाइन ड्रा करता हूँ तो ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल बन गई है। चलिए इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ये मेरे पास एक ट्राइंगल बन गई है। तो इस लिहाज से ये वाली जौन सी थी ये थी Fx जो कि इक्वल थी F कॉस थीटा। सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये बाद में मैं रिमूव कर दूंगा। और ये थी Fy, जब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा। ये क्वेश्चन जो है ये टेंशन वाले मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह 4.3 एग्जाम्पल हुई है, लेकिन वो मुश्किल थी, ये मेथड मुझे ज़्यादा आसान लगा था इसलिए ये करवा रहा हूँ। अब ये देखें ये T1 है तो यहाँ पे Fx की जगह फिर आ जाएगा T1x इज इक्वल टू T1 है तो T1 कॉज थीटा कितना है 60, तो वो आ जाएगा कॉज 60। अब ये Fy है तो यहाँ पे T1y इज इक्वल टू F की जगह फिर T1 साइन थीटा कितना है, थीटा यहाँ पे है 60 ये है तो वो 60 आ जाएगा। अब ये चीज़ें जो सी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इसके सोल्यूशन में मैं लिखूँगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल होते हैं एक्स एक्सिस में, तो वो ये है T1x इज इक्वल है T1 कॉज 60 डिग्री। अब ये देखिएगा ये T1x ये वाला है एक्स एक्सिस, ये है सारा एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पर ये भी एक्स एक्सिस है। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है T2, तो T1x की जगह फिर मैं लिख दूंगा कि ये भी एक्स एक्सिस है तो T1x की जगह पे आ जाएगा T2 इक्वल है T1 कॉज 60 डिग्री वैसे ही आ जाएगा। अब इससे नेक्स्ट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला जौन सा कंपोनेंट है वो है T1y इज इक्वल टू T1 साइन 60। मैं लिख दूंगा T1y इक्वल T1 साइन 60 डिग्री। अब ये वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला T1y, लेकिन इसका वेट अब किस तरफ है, वेट नीचे की तरफ जा रहा है। और ये T1 यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट वो तो वेट के भी इक्वल है, तो वर्टिकल कंपोनेंट की जगह पे आ जाएगा वेट इक्वल T1 साइन 60 डिग्री। इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में वेट की वैल्यू मेरे पास गिवन है 150। यहाँ पे मैंने न्यूटन नहीं था लगाया, न्यूटन लगाना है आपने क्योंकि स्टेटमेंट में ये गिवन है। तो 150 वेट की जगह पे आ जाएगा 150 इक्वल T1 वैसे ही साइन 60, कैलकुलेटर पे इसकी वैल्यू है 0.866। ये मल्टीपल और इस तरफ आके डिवाइड कि 150 डिवाइडेड बाय 0.866 वो आ जाएगा T1। जब आप कैलकुलेटर पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 173.2 इक्वल T1 वैसे ही, ये T1 वैसे ही टेंशन का यूनिट है न्यूटन, तो मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ कि T1 आ जाएगा 173.2 न्यूटन। ये मेरे पास एक टेंशन आ गई है। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 1 को मैं यूज़ करूँगा। यहाँ मैंने लिखा है यूज़ इक्वेशन 1 जो कि है T2 इक्वल T1 cos 60। मैं यहाँ पर लिख लूँगा T2 इक्वल है T1 cos 60 डिग्री। T2 वैसे ही T1 की वैल्यू आई है 173.2,
कैलकुलेटर पे cos 60 की वैल्यू है 0.5। जब आप 173.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन। अब ये मैंने T2 फाइंड कर लिया है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा सो टेंशन इन द स्ट्रिंग आर 173.2 न्यूटन एंड 86.6 न्यूटन। ये है इसका आंसर। यहाँ पर न्यूमेरिकल कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।